हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पवन संचार एवं पवनों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि यह क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पवन। वायु के क्षैतिज प्रवाह को हम लोग पवन कहते हैं या गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। ये हो गया इसकी परिभाषा। वायु दाब में भिन्नता से पवनों की गति या पवनों की गतिशीलता उत्पन्न होती है या पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब हम लोग वायु दाब पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा था, वहाँ हम लोगों ने समदाब रेखा के बारे में बताया था कि जैसे मान लीजिए कि यह समदाब रेखा हो गई, तो हम लोग उस समय पढ़े थे एक वायु दाब प्रवणता शब्द के बारे में पढ़ा था कि वहाँ जब समदाब रेखाएं नज़दीक होती है तो वहाँ जो है ढाल का एक निर्माण होता है, वायु दाब प्रवणता ढाल का निर्माण होता है और वहाँ जो है वायु दाब में भिन्नता हो जाती है, जिसके कारण जो है पवनों का प्रवाह वहाँ तीव्र होगा। ऐसा हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था और वहाँ बताया गया था कि हाँ, जब इसे हम पवन पढ़ेंगे तो वहाँ आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस चीज़ को हम समझे तो इससे स्पष्ट होता है कि पवनों के प्रवाह या पवन तो ऑलरेडी प्रवाह था, वायु के गतिशील वायु को ही हम लोग तो पवन कहते हैं, अर्थात वायु की क्षैतिज प्रवाह को हम लोग पवन कहते हैं या गतिशील वायु को पवन कहते हैं। इसका तो परिभाषा यही है, लेकिन यह वायु दाब से सीधा संबंधित है। ये हमारा यहाँ उद्देश्य समझाना कि यह वायु दाब भिन्नता से यह उत्पन्न होती है, ठीक है, या गतिशील होती है। अब जो पवन का जो प्रवाह होता है या पवन गतिशील वायु गतिशील होती है या पवन जब चलती है तो हम ये देखते हैं कि एक तो वायु दाब भिन्नता के कारण जो है कि यह पवन उत्पत्ति, फिर हम देखते हैं कि पवनों के दिशा में बदलाव आ जाता है और पवनों की गतिशीलता में जो वायु दाब प्रवणता है अर्थात वायु दाब में भिन्नता से ढाल उत्पन्न होता है, उस पर ये निर्भर करती है, पवनों का प्रवाह निर्भर करता है। फिर जो है दूसरा कारण हो गया कि पृथ्वी जब ये गतिशील होती है, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है या हम ये जानते हैं कि पृथ्वी गतिशील है या पश्चिम से पूरब की ओर या घूमती है, तो पृथ्वी के अक्षीय प्रभाव के कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है या बदलाव आ जाता है और वह बदलाव जिस कारण से होता है उस बल को हम लोग विक्षेपक बल कहते हैं या कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस कोरियोलिस बल के कारण जो है पवनों की दिशा में बदलाव हो जाता है, क्या परिवर्तन। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गया। आप देखें कोरियोलिस बल से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोरियोलिस बल का जो अधिकतम मान होता है वो कहाँ होता है और सबसे कम मान कहाँ होता है। तो याद रखिएगा कोरियोलिस बल का जो मान होता है यह विषुवत रेखा पर 0 होता है, अर्थात यह 0 होता है, यहाँ न के बराबर होता है। और यह विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ इसका मान बढ़ते जाता है। अर्थात कोरियोलिस बल का मान जो है विषुवत रेखा पर 0 होता है, नगण्य होता है, लेकिन यह ध्रुवीय क्षेत्रों में या ध्रुवों पर अधिक होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ जो है कम होता है, जिसके कारण जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवात का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोरियोलिस बल का मान 0 है और ये संबंध होता है वायु की दिशा से, जब यहाँ दिशा में परिवर्तन होगा ही नहीं पवनों की, तो फिर यहाँ दो पवनों के बीच में चक्रवातीय घटनाएं या होना या संभव नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि यहाँ जो है कोरियोलिस बल विषुवत रेखीय क्षेत्रों में या विषुवत रेखा पर 0 पाया जाता है। ठीक है, हम ये देखें कि पृथ्वी के अक्षीय गति कारण या विक्षेपक बल के कारण जो है पवनों की दिशा में बदलाव आता है। इस पवनों की दिशा में परिवर्तन को लेकर जो है 2 नियम महत्वपूर्ण हैं, जो यहाँ आपके अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे जानना आवश्यक है, क्योंकि जब आगे हम विभिन्न प्रकार के पवनों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ जो है इनका उपयोग होगा, तो इसलिए उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। वो भी पवनों की दिशा में परिवर्तन से ही संबंधित है कि वो किस प्रकार दिशा में बदलाव होता है उससे संबंधित। तो उसमें पहला जो नियम है फेरोल का नियम है। पहला क्या है? फेरोल का नियम है। यह क्या कहते हैं? यह नियम मेनली है कि हम जानते हैं कि
पृथ्वी पर जलीय भाग भी है, स्थलीय भाग भी है। कटिबंधों में भी अंतर है। तो वायुदाब की पेटियों के बारे में भी हमने देखा। तो उनका ये कहना है कि पृथ्वी की गति के कारण जो है कि वायु की जो दिशा में परिवर्तन होता है उससे संबंधित इन्होंने जो है नियम दिया है और सिद्धांत दिया है, जिसे हम लोग फेरल का नियम कहते हैं। तो यह क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि धरातल पर जब सामान्य तो कोई वायु प्रवाह होती है तो पृथ्वी की गति के कारण उसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में वह बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरोल का नियम कहता है कि फेरोल के नियम के अनुसार ये कहते हैं कि धरातल पर पवन का जब प्रवाह होता है या पवन जब चलती है तो पृथ्वी की गति के कारण जो है यह उत्तरी गोलार्ध में या दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में या बाईं ओर मुड़ जाती है। यह हो गया फेरल का नियम। दूसरा है वाइस वायलेट का नियम। ये कहते हैं कि जिस दिशा से हवा आ रही है अगर आप वहां मुंह करके खड़े होते हैं तो आपके उत्तरी गोलार्ध में जो आपके बाएं साइड का जो क्षेत्र होगा या निम्न वायुदाब का क्षेत्र आपके बाएं बनेगा और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का क्षेत्र आपके दाएं बनेगा। इनका कहने का मतलब है कि अगर जिस ओर से पवन की प्रवाह हो रही है अगर आप वहां मुंह करके खड़े होते हैं तो वहां उत्तरी गोलार्ध का जो निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा आपके बाएं होगा और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का क्षेत्र आपके दाएं होगा। ठीक है। पवनों के संचार से संबंधित ये दो महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक था, इसलिए मैंने बताया। और इनका आगे यूज होगा पवनों, जब हम विभिन्न प्रकार के पवनों का अध्ययन करेंगे तो वहां इनका उपयोग होगा। अब देखते हैं हम पवनों के प्रकार। जो धरातल पर पवनें जो चल रही हैं या जो चलती हैं उन पवनों को हम 3 प्रकारों में बांटकर अध्ययन करते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रचलित पवनें। दूसरी हो गई सामयिक पवनें, सीजनल पवनें। दूसरे हो गए अस्थानीय पवनें। प्रचलित पवनों को क्या होता है कि ये साल भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं, इनका एक निश्चित दिशा होता है। इन प्रचलित पवनें, इन्हें निश्चित पवनें कहते हैं। इन्हें ग्रहीय पौधे प्लानेटरी पवनें कहते हैं, ग्रहीय पवनें कहते हैं इनको। ठीक है। इनके अंतर्गत जो है इस प्रचलित पवने के अंतर्गत मेनली हम 3 पवनों का अध्ययन करते हैं, जिसमें व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें प्रमुख है। ठीक है। फिर हम जब सामयिक पवनें देखते हैं जो सीजनल विंड्स होते हैं तो इसमें हम देखते हैं तो मानसूनी पवनें। आप जानते हैं कि मानसून की जो है ऋतु अनुसार इसका परिवर्तन होता है, हालांकि इसकी हम चर्चा विशेष आगे करेंगे, लेकिन जान लें। फिर उसके बाद हम स्थल समीर और ये सागरी समीर जो दैनिक स्थिति में इनका प्रवाह होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि स्थानीय पवनें भी होती हैं कुछ, जैसे कुछ क्षेत्रों में इनका प्रवाह होता है और उससे वह उन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे चिनूक हो गया या अमेरिका के रॉकी पर्वत क्षेत्रों में देखेंगे, फिर सिराको हो गया या सहारा मरुस्थल क्षेत्रों में ये बहती हैं। फिर जो हरमंटन हो गए, ये भी अफ्रीका क्षेत्र में ही प्रवाह होता है इनका या बहती हैं। इन सब पवनों का हम अध्ययन करेंगे। बाकी और सारी पवनें हैं, फौन है और सारे पवनें हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे स्थानीय पवनों के रूप में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर पवन संचार, पवनों के प्रकार के बारे में जाना। पवन संचार के बारे में जानना इसलिए आवश्यक था कि जब आगे हम पवनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तो वहाँ उनकी जो दिशा में बदलाव होता है, पवनों की दिशा में बदलाव होता है, वह गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार होता है, यह महत्वपूर्ण था। इसलिए यह जो है आवश्यक था कि इन नियमों को समझे, तब आगे वहाँ जब हम इसे पढ़ेंगे तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकेंगे। ताकि जो है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जब आते हैं तो अक्सर थोड़ा सा कंसेप्ट बेस होते हैं, तो जब तक आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे जो पवनों की जो प्रवाह है, पवनों के प्रकार हैं या पवन तो के बारे में संबंधित और भी जो विशेषताएं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए इनकी बेसिक अवधारणाओं को समझना आवश्यक था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।